अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वनीसा अब्बास। आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की फिजिक्स को। पहला टॉपिक है हमारे पास कूलम्स लॉ। अब हमने क्यों स्टडी करना है, यही सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। आपके लाहौर बोर्ड के अलावा बहुत सारे बोर्ड्स हैं लाइक साहिवाल, फैसलाबाद और गुजरांवाला। इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का आ चुका है और 2018 में ही आया, यानी पिछले साल तक ये आता रहा है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है स्टेटमेंट। जब भी आपने लॉ कोई लिखना होता है, कोई एक्सप्रेशन लिखना है, पहले ये बताना है कि उसकी स्टेटमेंट क्या होगी। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब है, इसको सिंपल आसान लफ्जों में समझते हैं। 2 मैग्नेट हैं आपके पास, एक इस हाथ में है, एक इस हाथ में है। आप दोनों को करीब लेके आते हो, इसका मतलब है आपने उनका फासला कम कर दिया। सो पहली चीज हमने क्या डिस्कस की, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों मैग्नेट के दरमियान का डिस्टेंस। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आप करीब लेके आए तो आपने खुद फील किया दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो दोनों मैग्नेट में जितना फासला कम होता जाएगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। सो फोर्स कब बढ़ी, हम लोगों ने जब डिस्टेंस को कम किया और 2 मैग्नेट लिए हुए थे। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर आप दोनों को दूर ले जाओ, क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो इतने दूर चले जाएंगे डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से। अब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। क्या इससे पता चला कि उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान कोई ना कोई फोर्स थी, और वो फोर्स किस तरह से थी, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर आप उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले लो कि ये इतने कूलम का चार्ज है, ये इतने कूलम का चार्ज है, तो हमारी जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही होती है कि क्या बॉडी बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव है, फोर्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर बॉडी छोटी है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी फोर्स एक्सर्ट करेंगी ना, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ से हमने पहला अपना एक्सप्रेशन डिराइव किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है कि वो जो चार्जेस हैं वो कितने कूलम के हैं, क्या वो बहुत मैसिव हैं, क्या वो छोटे हैं, उतनी ही फोर्स ज़्यादा या कम हो सकती है। दूसरी बात कि अगर डिस्टेंस कम किया तो फोर्स ज़्यादा लग रही है, जल्दी से वो अटैच हो रहे हैं। दोनों का इन्वर्स रिलेशन, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा। सो इन्वर्स रिलेशन जब भी हमने बताना होता है, हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ उसको बता देते हैं। सो साइन यही रहेगा प्रोपोर्शनल का, लेकिन चूंकि हमारी ये डिस्टेंस जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, इससे पता चलता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब चूंकि हम लोगों ने दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया है कि किस किस चीज़ पे फोर्स डिपेंड कर रही है, अगर इनको इकट्ठा करके लिखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का क्या मतलब है कि एक चीज़ जो आप पहले वैसे ले रहे हो, आम ले रहे हो कि डिस्टेंस ये है, लेकिन जब आपने उसको स्क्वायर ले लिया, इसका मतलब है वो अब वैल्यू और ज़्यादा हो चुकी है। तो जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होगी फोर्स पे फ़ौरन इफेक्ट करेगी, फोर्स कम या ज़्यादा हो सकती है। अब इस तरह से आने के बाद हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं चाहिए। अगर इसको इक्वल के साइन में लाना है, इक्वल के साइन में लाने के लिए मस्ट है कोई ना कोई आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने K लगा दिया है विच इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इससे अब हम क्या बता सकते हैं कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी जब डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन से क्या मालूम किया कि वो फोर्स जो कूलम्स फोर्स कहलाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसका फुल एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आ रहा है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये तमाम टर्म्स क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई ना कोई एडिशनल वैल्यू लगाते हैं, लाइक हमने कांस्टेंट K वैल्यू लगाई है,
इसका भी कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो पहली बात है ये है कि हम लोगों के पास ये k क्या है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना होता है कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि कांस्टेंट क्या है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। देखो, अगर आपके पास दो ही मैग्नेट थे, आप उनके दरमियान कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड रख देते हो, क्या वो एक दूसरे को उसी तरह से अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी कार्डबोर्ड को आप हटा देते हो, लकड़ी के पीस को हटा देते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। तो मीडियम जो आप दोनों के दरमियान रख दोगे उसकी वजह से आपकी फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो हमारा ये जो के है वो यही बताता है कि अगर आपने कोई मीडियम रखा है तब ये फोर्स कैसी होगी, अगर कोई मीडियम नहीं है तब ये फोर्स क्या होगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई आपने ऐसा मटेरियल प्लेस कर दिया जिसकी वजह से फोर्स कम हो रही है तो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। फोर्स कम होती जा रही है, बेशक डिस्टेंस कम था, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इसको देखें कि किसके बराबर है और अगर हम लोग फ्री स्पेस ले रहे हैं, यही स्पेस, यही हमारा इन्वायरमेंट, इसी में डायरेक्टली कांटेक्ट करवा रहे हैं चार्जेस का, उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अभी ये टर्म क्या बताती है, 1/4 पाई बिल्कुल कांस्टेंट है, 1 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है ability of material to store charge, to store electric field। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या हुआ कि हम कह रहे हैं फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस क्या है, यही आम इन्वायरमेंट, इसके अंदर चार्जेस की एबिलिटी कि वो कितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर सकती हैं वो कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी तक आप अगर गौर करो, हमने 4 चीज़ों की बात कर ली है। लाइक सिंपली अगर हम मैग्नेट की बात करें, 2 मैग्नेट जिनको अगर करीब लाया जाए तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूर किया जाए डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे जहन में ये बात आई कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए जिसकी मदद से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए, इसका मतलब है कि ये के फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आखिरी बात जो हमारे माइंड में आई कि अब अगर हम लोगों ने कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ, बिल्कुल फ्री स्पेस दे दी गई है, फिर कितनी जो फोर्स है वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। वहाँ से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन निकाला कि इसको यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। अगर हम देखें कि फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो परमिटिविटी यानी कि स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आपको बार बार MCQs में पूछी जाती है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है। और सम टाइम क्या किया जाता है, आपके सिर्फ इन्हीं यूनिट्स को चेंज कर दिया जाता है, वैल्यू सेम रहती है। सो यूनिट्स को भी आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। अब ओवरऑल देखें, हमें तो इस के का पता लगाना है ना कि ये फ्री स्पेस में के की वैल्यू क्या होगी। हम पता लगा सकते हैं 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 या 3.14, और अब एप्सिलॉन नॉट आखिरी बचा था जिसको हम लोग लगाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs है। तो हम लोगों ने कूलम लॉ को एक्सप्लेन कर लिया स्टेटमेंट से, उसके एक्सप्रेशन से एंड उस एक्सप्रेशन में यूज़ होने वाली टर्म्स के साथ। हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है और वो एक्सप्रेशन है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यानी कि फोर्स डिपेंड कर रही है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, साथ ही साथ डिपेंड कर रही है उन चार्जेस के डिस्टेंस के ऊपर, और आखिरी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर
के दरमियान में मीडियम क्या होगा, क्या वो फ्री स्पेस होगी या कोई ऐसा मीडियम होगा जिसकी मदद से फोर्स कम या ज़्यादा हो सकती है। के की वैल्यू को देखा गया तो वो थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू तो नहीं है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, वैल्यू इसकी 9 × 10⁻⁹ थी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इससे पता चलता है जब हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इसी तरह से जैसे ये दुनिया है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ से दूसरी बॉडी है लाइक हम हैं, और ये हर टाइम ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है। साथ ही साथ हमारे ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्सेस भी लग रही हैं जिसकी वजह से हम बैलेंस हो चुके हैं। इसी तरह से अब क्या होता है कि हमारी बॉडी भी दूसरी चीज़ों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, तो दुनिया में मौजूद हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रही है और इन रिएक्शन उसके ऊपर भी फोर्स लग रही है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और ये चार्ज हम कहते हैं इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगा सकता है ना। इट मीन्स कि हमारी जो कूलम फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो दोनों बॉडीज लगाने में इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो हमने दोनों चार्जेस को कंसीडर कर लिया, ये चार्ज है Q1 और ये है Q2। अब हम कह रहे हैं अगर ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो हमारे पास जो फोर्स होगी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे F21 से, और F21 का मतलब कि चार्ज 2 के ऊपर लग रही है और लगा कौन रहा है, पहला चार्ज। पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा दी। अगर गौर किया जाए, जब ये फोर्स लगा रहा था हमें डायरेक्शन पता चली है कि ये उस साइड पे लगा रहा है, हमारा Q2 चार्ज इधर है, Q1 इधर है, तो डायरेक्शन इस साइड पे होगी। जहाँ पे भी फोर्स, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का बताना पड़ता है, हम पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हमने इस एक्सप्रेशन में आप पोजीशन वेक्टर को मेंशन कर दिया ताकि बताया जा सके डायरेक्शन क्या होगी। फिर देखा गया कि अगर हम ये बात करें कि एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा भी तो पहले पे लगा रहा है, इस केस में हमने कहा कि अगर यही चार्ज Q2 यहाँ पे रहे और Q1 यहाँ से, इस डायरेक्शन में अब फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है F12 से, यानी कि 1 के ऊपर लग रही है और लगा कौन रहा है, चार्ज 2। अगेन डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए इसका यूनिट वेक्टर 1 2 एज इट इज लिख दिया जो हमारे पास फोर्स थी। अगर यहाँ पे देखा जाए Q1 ने इस साइड पे लगाई, Q2 ने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई, इसका मतलब है यहाँ पे 100% न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों चार्जेस लगा भी रहे हैं फोर्सेस लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और रिप्रेजेंट करेगा कि वाकई में कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। यहाँ तक हमने डिस्कशन की सारी की सारी फ्री स्पेस के बारे में कि अगर हम लोगों ने कोई मीडियम एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ दोनों चार्जेस के दरमियान, लेकिन तब क्या होगा अगर हम लोग चार्जेस के दरमियान मीडियम रख देंगे, उस टाइम पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान रख दिया जाता है तो एक्सप्रेशन किस तरह से तब्दील होगा और फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। बात करेंगे कूलम फोर्स की, जो दो चार्जेस के दरमियान तो लग रही थी लेकिन अब हमने उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा मीडियम प्लेस करवा दिया है। क्या मतलब है इस मीडियम का? सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एक कमरे में टीवी लगाया हुआ है, ये हमारे पास एक बड़ा हॉल रूम है, यहाँ पे आपने कोई LCD टीवी लगाया हुआ है। अब यहाँ बैठे हुए लोगों को भी फिलहाल सुनाई दे रहा था, यहाँ वालों को भी सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा ये हॉल रूम बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे एक दीवार बनवा देता हूँ, या कोई आपने वुडन सेपरेशन करवा दी है, किसी तरह से भी दोनों पोर्शन को सेपरेट कर दिया। अब क्या बहुत क्लियरली आवाज़ यहाँ पे जा रही होगी? नहीं जा रही होगी। इसी तरह से क्या पिक्चर ये वाले लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक इस रुकावट की वजह से यहाँ पे अब बहुत चीज़ों की कमी आ रही है,
आवाज़ भी नहीं आ रही, पिक्चर भी नहीं आ रही, कलर्स भी नज़र नहीं आ रहे, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसी तरह से अगर हमारे चार्जेस हैं यहाँ पे और इन दोनों के दरमियान कोई सेपरेशन रख दी जाए तो वो उतनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे को रिपेल भी नहीं कर सकेंगे, तो सारा काम ये मीडियम ख़राब कर सकता है। और अब हमें यही चीज़ देखनी है कि इस फोर्स के ऊपर, कूलम फोर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। सिर्फ एक इस सिंपल से एग्जांपल से ही हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पे फोर्स अब कम हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीवी भी तो नहीं आ रहा है ना, दरअसल आवाज़ भी नहीं आ रही, सब चीज़ों में कमी आ रही है। इसी तरह से हमारी फोर्स में भी कमी आएगी जब हम मीडियम को प्लेस कर देंगे। और वो कमी हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से। अब आप देखिए ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होने का मतलब है इन्वर्स रिलेशन। ये जितना ज़्यादा मीडियम की वैल्यू होगी फोर्स उतनी कम होती जाएगी। अब इससे क्या मुराद है? रिलेटिव परमिटिविटी खाली तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फोर्स का या किसी चीज़ का ज़ख़ीरा करना चाह रहे हो। तो ये मादे की एबिलिटी होती है कि वो जिस चीज़ को स्टोर करना चाह रही है उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं परमिटिविटी। पहले केस में यहाँ तक हमने सिर्फ फ्री स्पेस की बात की, जो स्पेस मींस एयर और उसकी वैल्यू कोई 1.006 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इसके मुकाबले में अगर हम कोई और चीज़ रखते हैं उसकी एक अलग एबिलिटी होगी, तो इसके मुकाबले में रखी गई जो अनोखी अलग से मीडियम होगा उसको हम कहेंगे कि इसकी एबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाती है। अगर आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आयरन यूज़ कर रहे हो, कॉपर, वुड वगैरह, डिफरेंट मीडियम से, जितने डिफरेंट मीडियम आप इस्तेमाल करोगे सबकी ये रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट हो जाएगी और इसका इफेक्ट क्या है? फोर्स डिक्रीजेस। जितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज करेगी फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। और ये हमारा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अहम तरीन रिजल्ट है जिसको पूछा इस तरह से जाता है कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी या मीडियम आपने चार्जेस के दरमियान प्लेस किया है, कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? सो इट विल डिक्रीजेस। ये था हमारा टॉपिक।